प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे धातु के ऑक्साइड का धातु में अवकरण। मेटालर्जी के पिछले जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि अयस्क से धातु प्राप्त करने के क्रम में जिन जिन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है उन सभी स्टेप्स को देख चुके हैं। सबसे पहले क्रशिंग करते हैं, उसके बाद पाउडरिंग, उसके बाद अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं, जिसके लिए निस्तापन और जारण हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब निस्तापन या जारण के बाद जो धातु का ऑक्साइड बनता है, उस धातु के ऑक्साइड को धातु में कैसे अवकृत करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है धातु के ऑक्साइड का धातु में अवकरण। धातु के ऑक्साइड का धातु में अवकरण, इसके लिए कुछ विधियां हैं, कुछ प्रोसेस हैं। ये कौन कौन विधियां हैं जरा देख सकते हैं। तो कार्बन द्वारा यदि अवकरण करते हैं तो इसको कहते हैं कार्बन अवकरण विधि, या इसको प्रगलन भी कहा जाता है। इंग्लिश में कार्बन रिडक्शन मेथड और स्मेल्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्मेल्टिंग। यदि अवकरण अल्युमिनियम द्वारा करेंगे तो इसको कहेंगे अल्युमिनियम अवकरण विधि। यदि किसी अवकारक का जरूरत नहीं हो तो इसको स्व अवकरण विधि कहते हैं, स्व अवकरण विधि, या वायु अवकरण विधि। यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके विद्युत धारा प्रवाहित करके अवकरण हो तो इसको कहते हैं वैद्युत अपघटनी अवकरण विधि। इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। और यदि कोई धातु दूसरे धातु को विस्थापित करे तो यह है धातु विस्थापन विधि। ये 5 विधियां प्रायः अवकरण की विधियां हैं। इसमें से किसी एक का इस्तेमाल करके हम लोग धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत करते हैं। तो एक एक करके सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग दीजिए कार्बन अवकरण विधि या प्रगलन। हेडिंग दीजिए कार्बन अवकरण विधि, या इसका दूसरा नाम प्रगलन। नाम से ही क्लियर है कि इसमें अवकरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो कार्बन द्वारा। यदि कार्बन द्वारा अवकरण हो या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकरण हो तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बन अवकरण विधि। यानी धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत करने की वह विधि जिसमें कार्बन का इस्तेमाल या कार्बन के यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल अवकारक के रूप में किया जाता है, वह कार्बन अवकरण विधि। एल्युमिनियम अवकरण विधि होगा तो अवकारक कौन होगा, एल्युमिनियम होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत करने की वह विधि जिसमें
धातु के ऑक्साइड में कोक मिलाकर इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, प्रगलन या कार्बन अवकरण विधि कहलाता है। यानी इसमें धातु के ऑक्साइड को कोक मिलाकर, धातु के ऑक्साइड में क्या मिलाते हैं, कोक मिलाकर के उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो कोक जो है वह धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत कर देगा। यानी इस विधि में जो अवकारक है वह कार्बन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन अवकरण विधि में अवकारक कौन होगा, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे देखिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लेड, आयरन, जिंक तथा टीन के ऑक्साइड के लिए, ऑक्साइड को अवकृत करने में इसका उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन अवकरण विधि का उपयोग कहाँ होता है, तो लेड, आयरन, जिंक और टीन, लेड, आयरन, जिंक और टीन के ऑक्साइड को अवकृत करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कार्बन अवकरण विधि का इस्तेमाल लेड, आयरन, जिंक और टीन के ऑक्साइड को अवकृत करने में किया जाता है। इन धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसमें कोक मिलाकर गर्म करेंगे तो Zn+CO, कार्बन जो है वह जिंक ऑक्साइड को किस में अवकृत कर दिया, जिंक। उसी तरह Fe2O3 है, कोक मिलाकर गर्म करते हैं 2Fe+3CO। यह CO भी यहां पर अवकारक का कार्य करेगा और यह Fe2O3 को Fe में अवकृत कर देगा। ठीक है, तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, उसी तरह टीन जो है, इसके लिए हम लोग ट्रिक याद करेंगे। एंटी-जी ले स्माइल, क्या याद रखेंगे, एंटी-जी ले स्माइल। आ से हो गया आयरन, टी से हो गया टीन, जी से हो गया जिंक, ले से हो गया लेड और स्माइल एसएम से हो गया स्मेल्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बाबू, इसको याद रखेंगे। कंपटीशन में पूछा जाता है कि कार्बन अवकरण विधि का उपयोग किन किन धातुओं के लिए किया जाता है, तो एंटी-जी ले स्माइल, आ से हो गया आयरन, टी से हो गया टीन, जी से हो गया जिंक, ले से हो गया लेड। इन धातुओं के निष्कर्षण में कार्बन अवकरण विधि या प्रगलन का उपयोग किया जाता है। तो आशा है आप कार्बन अवकरण विधि समझ गए होंगे। कार्बन अवकरण विधि में धातु के ऑक्साइड में कोक मिला करके उच्च ताप पर अत्यधिक गर्म करते हैं। कोक क्या करता है कि धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत कर देता है। यहाँ पर जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट, मुख्य जो अवकारक हो गया वह कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड।
किस किस धातुओं में किया जाता है? तो अभी आपको बताया कि अंटी-जी, ले स्माइल, आ से आयरन, टी से टिन, जी से जिंक, ले से लेड। अब हम लोग देखेंगे अल्युमिनियम अवकरण विधि। ठीक है, एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड। इसका एक और नाम है गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि अभी जो हम लोग देखे थे कि कार्बन मिलाकर के गर्म करते हैं कार्बन अवकरण विधि में, तो कुछ धातु जैसे क्रोमियम और मैंगनीज जो हैं, इनके ऑक्साइड कार्बन द्वारा अवकृत नहीं हो पाते हैं। तो इसमें इन धातुओं के ऑक्साइड में एल्युमिनियम का पाउडर मिला करके उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो एल्युमिनियम इन धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत कर देगा। यानी इसमें क्या मिलाकर गर्म करते हैं? तो एल्युमिनियम। तो लिख सकते हैं कि अवकरण की वह विधि जिसमें धातु के ऑक्साइड में एल्युमिनियम चूर्ण मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करके धातु में अवकृत किया जाता है, एल्युमिनियम अवकरण विधि कहलाता है। ठीक है, कार्बन अवकरण विधि में कार्बन मिलाकर कोक मिलाकर गर्म करते हैं और एल्युमिनियम अवकरण विधि में एल्युमिनियम मिलाकर इसका यूज किया जाए। इसमें अवकारक कौन हो गया? तो इसमें अवकारक हो गया एल्युमिनियम। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रोमियम तथा मैंगनीज के ऑक्साइड को धातु में अवकृत करने में, क्रोमियम और मैंगनीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम अवकरण विधि समझ गए। इसमें मुख्य अवकारक कौन होता है? एल्युमिनियम। धातु के ऑक्साइड में एल्युमिनियम मिलाकर गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत कर देता है। किसके लिए यूज किया जाता है? तो क्रोमियम और मैंगनीज। जैसे देखिए ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, इसमें एल्युमिनियम मिलाकर गर्म करेंगे उसी तरह मैंगनीज ऑक्साइड है ये, इसमें एल्युमिनियम मिलाकर गर्म करेंगे ठीक है। तो क्रोमियम और मैंगनीज के ऑक्साइड का अवकरण किस विधि से करते हैं? एल्युमिनियम अवकरण विधि से। इसके लिए ट्रिक याद रखना है, कार से मनाली। क्या याद रखना है? कार से मनाली। कार हो गया सिया, मनाली Mn और L, यानी क्रोमियम और मैंगनीज का रिडक्शन किससे होगा? एल यानी एल्युमिनियम अवकरण विधि से। यहां पर कौन विधि हो गया? एल्युमिनियम अवकरण विधि। कार से मनाली, कार हो गया सीआर क्रोमियम, मनाली मन हो गया Mn, आली यानी एल, क्रोमियम और मैंगनीज का अवकरण किस विधि द्वारा? एल्युमिनियम अवकरण विधि द्वारा। तो ये हम लोग देखिए कार्बन अवकरण विधि और एल्युमिनियम अवकरण विधि। अब अगला है
स्व अवकरण विधि, सेल्फ रिडक्शन मेथड, या इसको वायु अवकरण विधि भी कहा जाता है। देखिए, इसमें धातु के ऑक्साइड को सिर्फ गर्म कर देने पर या धातु के ऑक्साइड धातु के ही किसी कंपाउंड द्वारा अवकृत होते हैं, किसी बाहरी अवकारक की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी अवकरण की वह विधि जिसमें किसी बाहरी अवकारक, जैसे कार्बन अवकरण विधि में कार्बन अवकारक के रूप में इस्तेमाल किया गया, बाहर से मिला है उसमें को। एल्युमिनियम अवकरण विधि में एल्युमिनियम मिलाकर गर्म किए तो वहां पर बाहरी अवकारक एल्युमिनियम हो गया। लेकिन अवकरण की वह विधि जिसमें किसी बाहरी अवकारक की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर से कोई पदार्थ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कहते हैं स्व अवकरण विधि। तो लिखेंगे अवकरण की वह विधि जिसमें किसी बाहरी अवकारक की आवश्यकता नहीं होती है, बाहरी अवकारक की आवश्यकता नहीं होती है, स्व अवकरण विधि कहलाता है। इसमें किसी बाहरी अवकारक की आवश्यकता नहीं। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो कॉपर, मरकरी एंड लेड के ऑक्साइड को धातु में अवकृत करने के लिए। कॉपर, मरकरी और लेड। जैसे देखिए, मरकरी ऑक्साइड है, इसको यदि गर्म करेंगे तो यह अपने आप डिकम्पोज कर जाएगा, अपघटित हो जाएगा मरकरी और ऑक्सीजन में। तो इसको मरकरी में बदलने के लिए, मरकरी के ऑक्साइड को मरकरी में अवकृत करने के लिए किसी बाहरी अवकारक की आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्व अवकरण विधि। जैसे हम देखेंगे जब कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है तो क्यूप्रस सल्फाइड को, क्यूप्रस ऑक्साइड जो उसी में बनता है, प्रोसेस के दौरान ही बनता है, यही क्यूप्रस ऑक्साइड इस क्यूप्रस सल्फाइड को कॉपर में अवकृत कर देता है। इस तरह से रिएक्शन होता है। ठीक है, होता क्या है कि क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग जो है यह बदल जाता है। इसको हम लोग कॉपर के निष्कर्षण में पूरा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए पर। कॉपर पायराइड और जो है जब उसका जारण करते हैं तो वह क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में बदलता है, और क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग जो है यह बदल जाता है Cu2O प्लस SO2 में, और क्यूप्रस ऑक्साइड ये बना। आपको बताया कि कॉपर पायराइड अयस्क से जब हम लोग कॉपर का निष्कर्षण करते हैं तो जारण के दौरान कॉपर पायराइड का कुछ, कॉपर पायराइड कॉपर सल्फाइड में बदलता है, और कॉपर सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल गया। अब यही क्यूप्रस ऑक्साइड बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड को अवकृत कर देता है कॉपर में। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। बैलेंस है 4 4 2 6 2 4 6 ये सब। ठीक है, बैलेंस है। तो इसमें हम लोग कोई बाहरी अवकारक नहीं मिला है, इसमें भी बाहरी अवकारक नहीं, इसमें भी बाहरी अवकारक नहीं है, तो इसमें किसी बाहरी अवकारक की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए सेल्फ रिडक्शन मेथड हो गया। या एयर रिडक्शन मेथड, वायु अवकरण विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल
वायु की जरूरत है। तो ये हो गया स्व अवकरण या वायु अवकरण। इसमें याद रखना है कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कॉपर, मरकरी और लेड के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हम देखे 3 प्रोसेस। अब एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत अपघटनी अवकरण विधि, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। तो देखो अब अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत करने की सबसे पहली विधि देखे, कार्बन अवकरण विधि। इसमें धातु के ऑक्साइड में कोक मिलाकर गर्म करते हैं, कोक धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत कर देता है, यानी यहां पर अकारक कोक हो गया। उसके बाद एल्युमिनियम अवकरण विधि देखे, एल्युमिनियम मिलाकर गर्म करते हैं जो कोक द्वारा अवकृत नहीं हो पाते हैं, जैसे क्रोमियम मैंगनीज के ऑक्साइड कोक द्वारा अवकृत नहीं हो पाते हैं, तो उनमें एल्युमिनियम पाउडर मिलाकर गर्म करते हैं, तो एल्युमिनियम क्रोमियम और मैंगनीज के ऑक्साइड को क्रोमियम और मैंगनीज में अवकृत कर देता है। स्व अवकरण विधि जिसमें किसी अवकारक की जरूरत नहीं पड़ती। अब कोक एल्युमिनियम अवकारक का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि धातु का जो ऑक्साइड है, धातु और ऑक्सीजन में बहुत लगाव होता है, बहुत अधिक प्रेम होता है इन दोनों में। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। अब छोड़ना नहीं चाहते और हमको धातु प्राप्त करना है तो इनको अलग करना ही करना पड़ेगा ना। धातु का ऑक्सीजन के साथ अधिक लगाव होता है, ये एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं और हमको इनको अलग अलग करना ही है, क्योंकि हमको धातु अलग करना है, धातु प्राप्त करना है। तो अलग करना है तो बाहर से किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बाहरी अवकारक की जरूरत पड़ेगी। अब जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, जैसे कार्बन अवकरण विधि में हम लोग देखें कि कम क्रियाशील धातु जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया, ये कम क्रियाशील धातु हैं, उनका अवकरण कोक द्वारा करते हैं। लेकिन जो बहुत अधिक क्रियाशील हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड और के धातु या एल्युमिनियम हो गया, इनका ऑक्सीजन से बहुत लगाव होता है और इनका ऑक्सीजन से इतना लगाव होता है कि ये ऑक्सीजन का साथ छोड़ना नहीं चाहते और हमको इनका साथ छोड़ना ही पड़ता है। साथ छुड़ाएंगे तभी नहीं ये अलग होंगे, और ये एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो अधिक क्रियाशील, यहां पर धातु जब अधिक क्रियाशील होगा तो इसका ऑक्सीजन के साथ बहुत लगाव होगा और यह लगाव इतना मजबूत होगा कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहेंगे। इन पर कार्बन और एल्युमिनियम जैसे खलनायकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कार्बन एल्युमिनियम जैसे खलनायकों का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो 3rd डिग्री लगाना होगा। 3rd डिग्री आप लोग देखे हैं, 3rd डिग्री समझ रहे हैं। 3rd डिग्री क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक। आप लोग देखे होंगे किसी किसी फिल्म में एक्टर को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, देखें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिया जाता है, तो जब खलनायकों का प्रभाव नहीं पड़ता उन पर तब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि धातु और ऑक्सीजन दोनों क्या 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 हो जाए, अलग अलग हो जाए। पॉजिटिव और जो निगेटिव जिनके बीच अधिक प्रेम है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, इसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। जैसे आपके दिमाग में कोई फिगर आ रहा है, कोई फिल्म का सीन आ रहा है, जैसे आप लोग दिलवाले फिल्म देखे होंगे, उसमें ये अजय देवगन है और यह काजोल है। इन दोनों के बीच इतना अधिक प्रेम है कि काजोल नहीं, कौन था इसमें, रवीना। इनके बीच इतना अधिक प्रेम था कि इन पर गुलशन ग्रोवर जैसे खलनायकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब इनको क्या किया गया, अजय देवगन को देखोगे 3rd डिग्री दिया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। तो जब कार्बन और एल्युमिनियम जैसे खलनायकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब क्या दिया जाता है,
थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाए, धातु और ऑक्सीजन अलग हो जाए। यानी अवकरण की वह विधि, अवकरण की वह विधि जिसमें धातु के यौगिक में ऑक्साइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, से विद्युत धारा के गलित अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करके धातु में अवकृत किया जाता है, वैद्युत अपघटनी अवकरण विधि कहलाता है। ठीक है, अवकरण की वह विधि जिसमें धातु के यौगिक यानी धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड मुख्यतः की गलित अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करके धातु में अवकृत किया जाता है। ये अधिक क्रियाशील, ये धातु यहाँ पर जो होते हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट है, सेकेंड ए के धातु एल्युमिनियम, इनके यदि ऑक्साइड हैं या इनके क्लोराइड हैं तो इनको हम लोग इनका अवकरण किस विधि से करेंगे? वैद्युत अपघटनी अवकरण विधि से। वैद्युत अपघटनी अवकरण विधि हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण जब पढ़ेंगे तो वहां अवकरण हम लोग इसी विधि द्वारा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि कैथोड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रफ बता रहे हैं, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में पूरा डिटेल में देखेंगे। कैथोड लिया जाता है, एनोड लिया जाता है और इसमें Al2O3 एल्युमिनियम लिया जाता है, शुद्ध एल्युमिनियम। इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ और भी चीजें मिलाते हैं, क्रायोलाइट्स, फेल्डस्पार, ये सब मिलाते हैं। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। Al2O3 जब आयन में टूटेगा तो एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन देगा। कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज वाला के पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यानी एल्युमिनियम आयन जाएगा और एल्युमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम में बदल जाएगा, यानी कैथोड पर क्या हो गया? अवकरण हो गया। उसी तरह एनोड पर क्या होगा? तो एनोड पर ऑक्साइड आयन जाएगा और दो ऑक्साइड आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल करके O2 में बदल गया। ठीक है, ये हो गया आपका कैथोड, यह हो गया एनोड। ठीक है, ध्यान दीजिए Al2O3 में एल्युमिनियम आयन है और ऑक्साइड आयन। एल्युमिनियम आयन पर प्लस चार्ज है तो प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास, यानी कैथोड पर जाएगा। तो कैथोड पर एल्युमिनियम आयन आ गया और वहां इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम बदल गया। उसी तरह ऑक्साइड आयन पर माइनस चार्ज है तो यह कहां जाएगा? प्लस वाले के पास, यानी एनोड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह ऑक्सीजन में बदल जाएगा। इस तरह Al2O3 का अवकरण किसमें हो गया? एल्युमिनियम। इसको बहुत डिटेल में जब हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो जो ग्रुप फर्स्ट ए तथा ग्रुप सेकेंड ए के धातु हैं और एल्युमिनियम, इनके ऑक्साइड हो, क्लोराइड हो, उनसे धातु प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? वैद्युत अपघटनी अवकरण विधि। अगला हम लोगों का क्या था? मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, धातु विस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं कि कम क्रियाशील धातु के लवण में अधिक क्रियाशील धातु
को डालने पर कम क्रियाशील धातु विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है। अवकरण की यह विधि, अवकरण की यह विधि धातु विस्थापन विधि कहलाती है। कम क्रियाशील धातु, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक के टुकड़ों को डाला जाए, जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा कि कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा ZnSO4 + Cu। इस तरह कॉपर सल्फेट का कॉपर में अवकरण हो गया। तो कम क्रियाशील धातु के लवण में अधिक क्रियाशील धातु को डालते हैं, तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इस तरह हम लोग को कम क्रियाशील धातु प्राप्त हो जाता है या अवकृत हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखें अवकरण की विधियां। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पिछले लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और कुछ और क्वेश्चन। तो ये पिछले लेक्चर वीडियो लेक्चर 3 का आंसर है। फर्स्ट का ये, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। और बहुत स्टूडेंट ने बहुत सही जवाब दिया था, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप प्रत्येक लेक्चर को अच्छी तरह देखेंगे और देखने के बाद यदि क्वेश्चन का आंसर सही सही दे रहे हैं, इससे आपकी तैयारी मुकम्मल होती जा रही है। और यदि ऐसा ही प्रत्येक लेक्चर वीडियो के साथ आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह देखें और प्रत्येक वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए क्वेश्चन का जवाब जरूर दें, ताकि पता चले कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स अच्छी तरह से बना रहे हैं, याद कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं। बहुत बच्चों ने जवाब दिया। इसमें से कुछ बच्चों का नाम ले रहे हैं, जैसे शिवा खातून, आफरीन, श्वेता, निशु, प्रियंका, शंभू शर्मा, कमेश्वर शर्मा, प्रियांशु, आशीष, विक्की, नीरज, मनीष, चंदन, आनंद और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन का सही सही आंसर दिया है। सबका नाम लेना संभव नहीं है, अगले वीडियो में अन्य लोगों का भी नाम दिया जाएगा। तो आप इसका ये इस लेक्चर का क्वेश्चन है और आप नोट्स अच्छी तरह बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो याद रखें, संजीवी मिश्रा संस्कार वाले भूले नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो अपडेट होता रहे। थैंक यू।